जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। किसान और सरकार के बीच में कल बातचीत हुई। सरकार ने एक ऑफर दिया और कहा कि हम 1.5 साल तक इस कानून को मुलतवी कर सकते हैं। लगा कि किसान थोड़ा नरम पड़ जाएंगे और लगा क्या कुछ थोड़ी सी संकेत भी ऐसे आए कि 1.5 साल की बात हो रही है। और आज जिस तरह से बातचीत है कि वो किसान बताएंगे कि जहां तक वो ट्रैक्टर रैली को लेकर उनका क्या स्टैंड है वो क्लियर करेंगे इस बात को शाम को। लेकिन इन सब के बीच में राजनीतिक गलियारे जो थे वो गरमाए रहे। हम आज इस पर बातचीत करेंगे, क्या ट्वीट है इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन जो आज मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनकी तरफ पहले एक नज़र डाल लेते हैं। जफर इस्लाम साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं। राधिका खेड़ा कांग्रेस का पक्ष आज हमारे साथ रखेंगे। विजय सरदाना जी कृषि अर्थशास्त्री हमारे साथ आज मौजूद हैं। राजकुमार भाटी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वीएम सिंह संयोजक राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ एक बार हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन जो कुछ आज हुआ और जो कुछ रुख है उस पर पहले एक नज़र डाल लेते हैं, फिर उसके बाद बातचीत की तरफ रुख करते हैं। किसान आंदोलन का 57वां दिन। सरकार मानी, क्या मानेंगे किसान? सरकार के प्रस्ताव पर किसानों का मंथन। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली पर अड़े किसान। रोज की तरह दिल्ली में आज की सुबह भी कोहरे और कड़ाके की ठंड के साथ हुई। लेकिन ऐसी कड़ाके की ठंड में गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर 57 दिनों से अपना डेरा डाले किसान अब भी डटे हुए हैं। कहीं अलाव का सहारा लेकर तो कहीं अपने साथियों के साथ नारे लगाकर किसान कृषि सुधार कानून रद्द कराने की मांग पर अड़े हैं। लेकिन किसानों को मनाने की हर संभव कोशिश में जुटी सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए किसानों को एक प्रस्ताव दिया। किसानों के लिए सरकार इतनी फिक्रमंद है कि 10वें दौर की बातचीत में कृषि सुधार कानून को 2 साल तक टालने को तैयार हो गई। इतना ही नहीं, सरकार ने एमएसपी के मुद्दे पर एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव भी दिया और उस कमेटी के सुझाव के मुताबिक कृषि सुधार कानून में बदलाव करने के लिए भी सरकार तैयार है। सरकार के इस प्रस्ताव पर किसान संगठन आज चर्चा करके अपना फैसला 22 जनवरी को 11वें दौर की बैठक में सरकार को बताएंगे। अब जब सरकार किसानों को मनाने के लिए उनके सामने थोड़ा झुकी है तो आंदोलन के जल्द खत्म होने की उम्मीद भी जाग गई है। आंदोलन जिस दिन समाप्त हो जाएगा और किसान अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे, उस दिन भारत के लोकतंत्र की जीत होगी, व्यक्तियों की जीत का महत्व नहीं। मुझे तो आशा है कि 22 तारीख की मीटिंग में समाधान निकलना चाहिए। इधर सरकार किसान आंदोलन का समाधान खोजने में जुटी थी तो उधर यूपी के मुजफ्फरनगर में सिख समुदाय के लोग किसानों के समर्थन में आई लव किसान लिखे हुए कपड़े और स्टिकर बांटकर किसानों का समर्थन कर रहे थे। इधर सरकार किसानों का हित चाह रही थी तो उधर किसान 26 जनवरी को अपनी ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी में जुटे थे। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने रैली का फैसला सरकार पर छोड़ा तो पुलिस ने भी किसानों को समझाने की कोशिश की कि ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। एक तरफ सरकार किसानों को मनाने और आंदोलन का हल निकालने के लिए युद्ध स्तर पर जुटी है तो वहीं किसानों की आड़ में विपक्ष की अपनी राजनीति भी जारी है। विरोधी पार्टियां किसानों को भड़काने में अब भी जुटी हैं। एक तरफ तो सरकार बातचीत करने का नाटक कर रही है और ये कह रही है कि हम बातचीत से कोई रास्ता निकालना चाहते हैं, और दूसरी तरफ उन तमाम लोगों को परेशान किया जा रहा है। उनको एनआईए की नोटिस दी जा रही है, उनको इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, उनके यहाँ ईडी के छापे पड़ रहे हैं। तो ये दोहरी नीति जो सरकार की है ये सही नहीं है और इससे पता चलता है कि ये सरकार केंद्र की सरकार के अंदर थोड़ा भी, जिसको हम कह सकते हैं कि किसानों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं। किसानों और सरकार के बीच हुई 11वें दौर की बैठक के बाद आंदोलन के समाधान की एक उम्मीद जागी है और अब गेंद किसानों के पाले में है। पूरे देश की नजर किसानों पर है और हर किसी की उम्मीद यही है कि जब सरकार समस्या के समाधान के लिए एक कदम आगे बढ़ी है तो किसान भी एक कदम आगे बढ़ेंगे और जल्द ही किसान अपने घरों की तरफ लौटेंगे। तो यही एक सबसे अहम बात कि किसान अपने घरों की ओर बढ़ेंगे और इसी को लेकर तमाम बातचीत का जो सिस्टम है वो लगा हुआ है। हमारे साथ जो मेहमान है उनको सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की ओर रुख करना चाहूँगा।
राहुल गांधी का एक ट्वीट, रोज नए जुमले और जुल्म बंद करो, सीधे सीधे कृषि विरोधी कानून रद्द करो। सवाल यह है कि सरकार एक कदम पीछे गई है, कह रही है 1.5 साल तक मुलतवी कर देते हैं। इस बीच में बातचीत होगी, कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी है, उस पर कमेटी अपनी राय देगी, तमाम सारे मुद्दे हैं उसको सॉल्व करने का एक रास्ता बनेगा। तो ऐसे में ये जिद पकड़ना नहीं, जो हमने पहले बात कही थी उसको रद्द करो, फिर उसके बाद ही हम जाएंगे। तो ये हट धर्मता क्यों आखिर? कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा। सबसे पहले तो प्रतीक जी, आज 57 दिन पूरे हुए हैं हमारे कृषि आंदोलन के, और 100 से ज्यादा किसानों की शहादत इस देश ने देखी है इस आंदोलन के चलते हुए। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी किसान भाई बहनों को जिनकी शहादत इस किसान आंदोलन ने देखी है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगी, और उनके परिवार वालों से ये भी कहना चाहूंगी कि ये बलिदान, इस बलिदान का कर्ज ये देश कभी उतार नहीं पाएगा, क्योंकि चाहे हमारा जवान हो या किसान हो, वो इस देश के लिए हमेशा लड़ाई लड़ता रहा है और हमारे पेट भी भरता रहा है। अब बात करते हैं कि क्यों राहुल जी ये कह रहे हैं, और क्यों जब इतनी चीजें हो रही हैं, सरकार बातचीत कर रही है, सरकार कह रही है कि अरे हम तो 2-3 साल तक ये बिल को स्थगित भी कर देंगे। एक तरफ तो आप ढोंग कर रहे हैं बातचीत करने का, एक तरफ आप ढोंग कर रहे हैं कि आपको किसानों के हित के बारे में पड़ी है, लेकिन वहीं उसी ओर इन्हीं के सांसद, दौसा से जो सांसद है, उनके भी शब्द सामने आए, और उन्होंने क्या कहा प्रतीक जी? उन्होंने कहा कि अभी कृषि कानून को ही देख लीजिए, वहां पे आतंकवादी बैठे हुए हैं उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, वो AK-47 लिए बैठे हैं, वो खालिस्तान के झंडे लगाए बैठे हैं। आप देखिए, चाहे इनके मुख्यमंत्री हो, चाहे इनके सांसद, वो कंटिन्यूसली हमारे किसानों को बार बार कभी खालिस्तानी, कभी आतंकवादी और ऐसे शब्द बोलते हैं। दूसरी ओर ये कभी नाटक करते हैं कि हम आप किसानों के साथ खड़े हैं, हम जो किसान चाहेंगे वो करेंगे। तो ये सरकार पहले तो अपने अंदर के विवादों को खत्म करे, और ये जो परिवार है ना, भाजपा का संघ परिवार, एक बात और एक स्वर में बात करे। क्यों इनके सांसद और मुख्यमंत्री एक शब्द बोलते हैं? क्यों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि बाहर से कोई किसान आएगा मेरे प्रदेश में अपनी उपज बेचने, तो मैं उस पर राजद्रोह लगाऊंगा? क्यों हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बाहर से कोई आके अपना बाजरा हरियाणा में नहीं बेच पाएगा, और फिर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कहीं पे भी बेच सकते हैं? मेरा ये मानना था राधिका, सीधे जहां पे कन्वर्सेशन हो रही है, जहां बातचीत हो रही है, वहां पे अगर कॉन्सेंट्रेट किया जाए, वहीं की बातचीत को सबसे अहम रखा जाए, तो चीजें ज्यादा बेहतर होगी। हाँ, आपने कहा कि वो MP ये बात कह रहे हैं, ये वो बात कह रहे हैं, तो वो उस पे ज्यादा ध्यान ना देके सीधी बात कही जाए, और जो ये कह रहा है वो गलत कह रहा है, जो जहां पे कोई आतंकी घटना है या कोई चीजें नजर आ रही हैं, उस पर एजेंसी काम करे और उसको सामने लाए, सीधी सी बात है। जी जफर इस्लाम साहब। देखिए प्रतीक जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि राधिका बहन जो अभी बात कर रही थी, वो एक नमूना पेश कर रही थी कि घड़ियाली आंसू कैसे बहाए जाते हैं, उसका एक नमूना पेश किया इन्होंने। इसलिए कि कांग्रेस पार्टी अगर ये सब कहती है तो सिर्फ घड़ियालू आंसू लगते हैं, इसलिए कि इन्होंने 70 के दशक से पूरे जिंदगी उन्होंने कांग्रेस पार्टी की राज रही यहाँ पर, क्या किसानों के लिए किया है, किसानों ने कितनी बलिदान दिया है, कितनी खुदकशी की है, ये पूरा देश और पूरी दुनिया जग जाहिर है। तो जब ये बात कहती है तो समझ में आता है कि झूठा ढकोसला है, और इनके असली मंशा जो है लोगों को भड़काने की। आप किसान भाई बहन से पूछिएगा तो ये बातें नहीं करेंगे। ये सिर्फ कांग्रेस वाले करते हैं। कांग्रेस वाले क्यों करते हैं? इसलिए कि इनमें राजनीति करना चाहते हैं, पूरे राजनीतिकरण इस मूवमेंट को करना चाहते हैं। भाई किसान के साथ हम खड़े, किसान के तहसील, कम से कम अपना इतिहास तो देख लीजिए। अगर इतिहास देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपको खुद घृणा हो जाएगी कि किसान भाई बहनों के साथ आपकी सरकारों ने किस तरह से गलत काम किया है। कांग्रेस पार्टी को अगर मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि जाके थोड़ा देख लीजिए कि किसानों की आमदनी, एक पहला ये देखिए कि पूरे साल में 2014 तक किसानों की आमदनी कितनी बढ़ी, वही सरकारी मुलाजमत में लोगों की आमदनी जफर साहब। दूसरी बात, अगर आप जाके देखना चाहते कितने में MSP आप देते थे और उस MSP को हमने किस तरह से जफर साहब, तीसरी बात, अगर आप वाकई एक सेकंड बस एक लास्ट बात कह रहा हूं, लास्ट बात, अगर वाकई आप सच्चे हैं, सच्चे किसान के जो है हितैषी हैं, तो फिर आपको जब ये सारे रिकमेंडेशन जो जितने जिस आज कानून बना है, ये सारे आपके समय में रिकमेंडेशन ऐसे, क्यों नहीं उसको रिजेक्ट किया था, क्यों एक्सेप्ट किया था रिकमेंडेशन को? क्या उस वक्त आपके ढकोसले थे या आज? सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी जिसकी जमीन खिसक चुकी है, सोचती है कि राजनीति यहीं से चमकाई जाए, किसानों को कंधे पर रख के गोलियां बरसाई जाए,
अरे ये सारी चीजें जो आपकी की कराई हुई है, ये नकली जो लेटर जो है आप लोगों ने वहां पर किया है, छपवाया है। ये किसी विधायक ने, किसी सांसद ने नहीं भेजा है इस तरह के लेटर। ये सिर्फ कांग्रेस की चाल है, जो गलत तरीके से देश में कहीं ना कहीं चाहती है कि कहीं ना कहीं इस तरह के लोगों में आपस में लड़ाई हो। देखिए, ये डिवाइड एंड रूल जो है बहुत पुरानी बात है। अंग्रेजों ने आपको सौंप के दिया था और आपने इसका इस्तेमाल किया। बट अब ऐसी सरकार है, आपके ऐसे नापाक इरादे को चूर चूर कर देगी। इसलिए किसान भाई बहन हमारे लिए प्राथमिकता थे, प्राथमिकता है और प्राथमिकता रहेंगे। जी जफर इस्लाम साहब। जी राधिका। जी, बहुत अच्छा हुआ जफर भाई ने इतिहास की बात करी, तो इतिहास और वर्तमान की दोनों की बात मैं कर देती हूँ। इतिहास में जफर भाई अगर आपने पढ़ा होता तो किसानों के लिए किस तरीके से उनके हक और हकूक की लड़ाई हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते आए हैं, चाहे वो महात्मा गांधी जी हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो, उनकी अगुवाई में किस तरीके से तब भी काले कानून वापस कराए थे और आज भी हम किसान भाइयों के साथ खड़े होकर वो काले कानून आपसे वापस दिलवाएंगे। और रही बात वर्तमान की, बहुत अच्छा हुआ इतिहास में जैसे हमने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, आप लोगों ने तो उसको आज बदल के मर जवान मर किसान पे ले आए हैं। किस तरीके से आप लोगों ने सिक्योरिटी को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें किसी एक जर्नलिस्ट तक पहुंचा दी, वो भी देखा। और उसी तरीके से किस तरीके से आप किसानों तक पहुंच गए और कैसे हमारे किसान 57 दिन से वहां बैठे हुए हैं और किस तरीके से कभी आप उनको खालिस्तानी और टेररिस्ट बुलाते हैं, पूरा देश देख रहा है। और सबसे जरूरी बात, आप लोगों को इतना डर किस बात का है? आप बार बार कभी उनको कांग्रेसी बोल देते हैं, कभी आप उनको टेररिस्ट बोल देते हैं, कभी आप बोलते हैं वो ढोंग कर रहे हैं, कभी कहते हैं वो झूठ बोल रहे हैं। आप उनको दिखाने का, खाने के बाद कुछ और, दिखाने का कुछ और। देखिए, आप जो भी बोलिए, मैं कहती हूँ आप सुबह शाम खाने वक्त, सोते वक्त, सुबह शाम गाली दीजिए, लेकिन क्यों आप हमारे जवान और किसान को आमने सामने ले आए? क्यों किसानों के ऊपर आपने लाठियां चलाई? क्यों? इस वक्त मैं रोकना चाहूंगा, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सीरम इंस्टीट्यूट से हादसे में 5 लोगों की मौत हुई। अभी तक कुछ देर तक पहले था कि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे से हादसे में 5 लोगों की मौत की आज बड़ी घटना इस वक्त की जो इस वक्त आ रही है, आग लगने की घटना थी और सीरम इंस्टीट्यूट में हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर है। सीरम इंस्टीट्यूट जहां पे वैक्सीन बन रही थी, और लेकिन जिस जगह यह हादसा हुआ, जिस बिल्डिंग में यह हादसा हुआ, बताया जा रहा है कि वहां पे कोई वैक्सीन नहीं बन रही थी, वो अलग थी हिस्सा, वो अलग हिस्सा था। जांच के आदेश दिए गए हैं। हादसे में 5 लोगों के मौत की खबर इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त जहां पे सीरम इंस्टीट्यूट पुणे से जहां पे वैक्सीन बन रही थी, वहां पे आग लगने की घटना हुई जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। बड़ी खबर इस वक्त पुणे से। सारे देश और पूरी दुनिया की निगाह थी सीरम इंस्टीट्यूट पे, जहां पे वैक्सीन बनी कोविड की, और उसके बाद ये आज एक बड़ा हादसा हुआ। वहां पे आग लगी उस सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में, जिसमें बताया जा रहा है 5 लोगों की मौत हो गई है। जांच के आदेश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पुणे से आती हुई। जी हाँ, ये पुणे का इंस्टीट्यूट जहां पे इस वक्त ये हादसा हुआ, जहां पे आग लगी। कैसे लगी, ये एक बड़ी वजह इसको जानने की कोशिश की जाएगी और मैं आपको अपडेट देता रहूंगा इस बाबत। अभिषेक पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस पे फोन लाइन पे मौजूद है। अभिषेक, ये एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त सीरम इंस्टीट्यूट पुणे से, जहां पे वैक्सीन और पूरी दुनिया की निगाह वहां पे थी, लेकिन ये कैसे दुर्घटना हुई? जबकि तमाम मेजर्स होते हैं सिक्योरिटी के और इस तरह के, फिर ये कैसे घटना हुई? अभिषेक। देखिए, बिल्कुल प्रतीक, ये करीब 2:30 बजे के आसपास आग लगी है और आग लगने की प्राथमिक वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि आग बुझाने की लगातार कोशिश जारी थी। करीब 20 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंची थी, एनडीआरएफ की टीम को भेजा गया था, लेकिन जिस सीरम इंस्टीट्यूट के M3 बिल्डिंग में आग लगी थी, 2nd फ्लोर से आग लगी थी और 6ठे महले तक आग पूरी तरीके से फैल गई। हालांकि 4 लोगों को इसमें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। 3 लोगों को हल्की चोटें आई थी, उन्हें भी बाहर निकाल के अस्पताल में एडमिट किया गया। उम्मीद की जा रही थी अब कोई नहीं इसके अंदर अटका होगा, लेकिन जब आग पूरी तरीके से कंट्रोल में आई और ऊपर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पहुंचे तो 6ठे महले पर 5 लोगों की मौत की खबर है। दुखद, 5 लोग जल गए थे पूरी तरीके से और फिलहाल उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर है, सीरम इंस्टीट्यूट
चूंकि पुणे का सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में से एक है और खासकर कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड उसी इंस्टीट्यूट द्वारा बन रहा है। हालांकि कोविशील्ड का जो यूनिट है वो आग लगने की जो जगह है उससे करीब 500 मीटर की दूरी पर था, लेकिन जिस जगह आग लगी है वहां पर 2 यूनिट काम कर रहे थे। एक आखिर में ये पता चला लास्ट फ्लोर पे वो पूरा फ्लोर जो जलकर राख हुआ था, उसमें 5 बॉडी हमारे फायर ब्रिगेड के जवानों को यहाँ पे मिली और इसकी वजह से ये पूरी दुर्घटना में 5 लोगों की आज जाने गई है, ये सामने आया है। कितने लोग पहले फंसे थे, कितने लोगों को बाहर निकाला और ये जो 5 लोग हैं ये कौन है, ऐसा कुछ पता चला क्या? शुरू में 4 लोग फंसने की आशंका थी, उनको निकाला गया। ये जो लोग आज जिनकी मृत्यु हो गई है वो शायद अभी जो अनुमान लगाया गया है उसके हिसाब से वहाँ पे ये बिल्डिंग जो थी वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो शायद वो उस बिल्डिंग में काम करने वाले शायद वर्कर से, ऐसा अनुमान अभी लगाया जा रहा है। कॉज ऑफ फायर किस वजह से आग लगी, ऐसा कुछ जानकारी मिला है? कॉज ऑफ फायर का तो अभी फाइनल हमारे सामने ये नहीं आया, लेकिन ऐसा उसमें भी लगाया जा रहा है अनुमान कि वहाँ पे जो बिल्डिंग का काम चल रहा था, वहाँ पे जो वेल्डिंग का काम चल रहा था, इलेक्ट्रिक का काम चल रहा था, शायद उसी वजह से वहाँ पे आग लगी है। थैंक यू। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जहां पर ये दुर्घटना हुई जिसमें 5 लोगों की मौत का वजह बनी, और जब वो इंस्टीट्यूट जो पूरी दुनिया में इस वक्त निगाह में था, जहां पे कोविड की वैक्सीन बनी और पूरे देश में गई, लेकिन वहां पे आज दुर्घटना हुई। 6ठे माले पे अभिषेक हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं। अभिषेक, अभी जो जानकारी मिल रही है उसके 6ठे माले पे वो 5 लोग फंस गए और ये दुर्घटना सामने आई, लेकिन 2:30 बजे की ये घटना है और जब इतनी ज़्यादा होगी ये आग कि ऊपर से 6ठे माले से वो लोग नहीं निकल पाए, यानी जो कॉज ऑफ फायर है वो काफ़ी बड़ा है और तेज़ी से फैली आग, जिससे लगता है कि वो निकल नहीं पाए। अभिषेक। बिल्कुल प्रतीक, ये दूसरे महले से आग शुरू हुई है और 6ठे फ्लोर तक गई है। लगातार इसमें कोशिश की जा रही थी बुझाने की। ये नई इमारत है, इसमें ये भी एक कोरोना वैक्सीन बनाने वाली यूनिट भले ही नहीं थी, यहाँ पर 2 अलग अलग टीका बनाने वाली यूनिट थी, जिसमें रोटा का टीका बनता था और उसके बाद बीसीजी का टीका बन रहा था, और उस जगह ये इसमें भी एक यूनिट थी। आग 2nd फ्लोर से लगी, 6ठे फ्लोर तक पहुंची। फायर ब्रिगेड की लगातार कोशिश थी कि आग जल्दी कंट्रोल किया जाए, और जिसमें 5 से 6 लोगों को निकाला गया था, लेकिन उसके बाद 6ठे फ्लोर पर आग चारों तरफ से फैल गई, क्योंकि वहां पर पहुंचने का रास्ता नहीं था, सिंगल रास्ता था, चारों तरफ से बंद हो गया था। लेकिन जब आग बुझी और ऊपर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी और एनडीआरएफ की टीम पहुंची तो वहां पर 5 लोगों की दुखद मौत हो गई थी। प्रतीक, ये दुखद घटना है, बहुत दुखद घटना पुणे के उस बेहद दुखद घटना अभिषेक, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट में 5 लोगों की मौत हो गई। और ये वो इंस्टीट्यूट जहां पे हालांकि वैक्सीन, कोविड वैक्सीन नहीं बन रही थी, लेकिन 2 अहम जो वैक्सीन है, रोटा और बीसीजी, जिसकी जानकारी हमारे सहयोगी अभिषेक दे रहे थे, वो वहाँ पे उसका निर्माण हो रहा था। नई बिल्डिंग थी, अंडर कंस्ट्रक्शन थी, जिसमें शायद कुछ वेल्डिंग का काम हो रहा था, अभी ऐसा बताया जा रहा है, प्रारंभिक जानकारी जो मिल रही है। लेकिन फायर कितनी तेज थी और कितनी तेजी से फैली, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो 6th फ्लोर थी, 6ठे महला था, वहाँ से लोग नहीं निकल पाए। 5 लोगों की फिर दुखद मौत हुई। खबर की इस खबर पे जो अपडेट होगा, लेटेस्ट अपडेट होगा, उस तक आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन भैया जी कहीं में जो बहस थी उसकी तरफ रुख करेंगे, और हमारे साथ जो हमारे सहयोगी वीएम सिंह साहब मौजूद हैं। वीएम सिंह साहब, तमाम सारे पहलू हैं, तमाम सारे पहलुओं पे पिछले 57 दिनों में बहुत सारी बातचीत हुई है, बहुत सारे पहलुओं पे बातचीत हुई है। अब जो लोग कह रहे हैं, ये जानना चाहते हैं, या लोगों को लग रहा है कि किसान क्यों नहीं मान रहे हैं, अब ट्रैक्टर रैली को ही लीजिए, जिस तरह से बाइट आई थी, अब सुन रहे थे कि नहीं भाई हमको तो निकालनी है रैली। अब सवाल ये उठता है कि जब कहीं ना कहीं सुलह का रास्ता, या कहीं कहीं इस बात की बातचीत निकल रही है कि नहीं हम रास्ता निकाल सकते हैं, उसमें ये अड़ना, ये कहाँ तक जायज़ है? अब किसान किस बात को सिद्ध, किस बात को करना चाहते हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। एक तरफ कमेटी की बैठक चल रही है, एक तरफ सरकार कल फिर मिलेगी किसानों से। वीएम सिंह साहब।
देखिए, ऐसा है कि जहां आपने कहा, पहली तो बात आनी चाहिए कि जो आपने कहा कि सरकार पीछे हट रही है, एक रास्ता निकाल रही है, ये रास्ता आपको याद होगा 2 दिसंबर में हमने कहा था, बुराड़ी से कहा था, यही रास्ता बताया था और वो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव हुआ था। अगर यही रास्ता निकालना था उस समय निकाल लेते तो 80 लोग शहीद नहीं होते। पर मेन पॉइंट कहाँ पर अटकता है, और जो है, अगर 1 मिनट पे 18 महीने के बदले 36 महीने भी आ जाते हैं, बात आ जाएगी कि पंजाब का इलेक्शन निकल जाए, यूपी का इलेक्शन निकल जाए, कौन किस में नेता बन जाए, कौन नहीं बने, वो मामला नहीं है। आज मामला बहुत स्पष्ट है कि यहाँ से जो किसान जाएगा वापस, उसको क्या मिलेगा रेट, धान का रेट क्या मिलेगा उस आदमी को जो बिहार में जिसने 600-700 में बेचा है 1868 के बदले, यूपी में जिसने बेचा है 900-800 में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिसने बेचा है 1100-1200 में। अभी जो गेहूं आ रही है, गेहूं का रेट क्या मिलेगा? आज मार्केट में 1400-1500 गेहूं का रेट हो चुका है। हमें चाहिए गारंटी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, जो हमारी लड़ाई है, ये जरूर चाहिए। और जब ये बिल आए, हमने कहा था, हमने ये बिल नहीं मांगे। आपने कहा था अपने मैनिफेस्टो में 2013-14 में, मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, राजनाथ सिंह अध्यक्ष तो उन्होंने कहा था कि हम आपको C2 प्लस 50% MSP देंगे, और आप पे हमने यकीन किया, आपको वोट दिलाया, आप जो है मंत्री बने, आप प्रधानमंत्री बने। उसके बाद में वो बिल कहाँ गया? हम उस बिल की बात कर रहे हैं, MSP गारंटी के बिल की बात कर रहे हैं। मैं दोनों एक बिल दे दो, हमारा मामला खत्म। राइट। वीएम सिंह साहब, आप ही में बात करूंगा मैं। आप ही ने जो बात कही, एक तो आपने कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट की जिस जिक्र कर रहे हैं आप, जिस बात का C2 प्लस उसका रेट को लेकर, एक MSP की बात कर रहे हैं। MSP का जहां तक सवाल है, वो तो एग्जिस्ट करता ही है, वो तो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। जब एक कानून अभी रद्द है, जिसको नहीं अमल में ला रहे हैं, रद्द से मतलब नहीं शब्द है, अमल में नहीं आ रहा है, उसको रोका है, तो एग्जिस्ट तो कर ही रहा है MSP। दूसरी बात ये कि जहां तक सवाल को गारंटी है कि अभी किसान यहां से लेकर क्या जाएगा, किसान ने, हमारी समझ से किसान को यह गारंटी तो जरूरी मिली है सरकार से कि नहीं, हम आपके मुद्दे को पीछे नहीं हट सकते, आपके मुद्दे को हम गौर से देख रहे हैं और आपके मुद्दे को हम हल करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। विजय सरदाना जी, क्या गारंटी है ये इस बात के लिए दिया जाए कि किसान को यहां से लेकर क्या? अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। वीएम सिंह साहब, वीएम सिंह साहब, आपका अच्छा सवाल है कि यहां से किसान जाए तो क्या कहे कि हम क्या लेके लौट रहे हैं? अच्छा, वीएम सिंह साहब ने दिया, अच्छी बात है, आप बोलिए। वीएम सिंह साहब, आप जवाब दीजिए, बिल्कुल दीजिए, जवाब दीजिए, क्या देना चाहते हैं? मैं केवल कहना चाहता हूं आपको, आज की तारीख में केवल बात है MSP पे खरीद की। आज आपने कहा कि जैसे था है रहेगा। पहले भी 1868 के बदले उत्तर प्रदेश में अगर 800 मिल रहा था, कल भी 800 मिलेगा, तो हम क्या लेके जाएंगे? हमें चाहिए, हमारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बनती है, जो MRP के तहत हम खाद लेते हैं, हम डीजल लेते हैं, हम बिजली का रेट देते हैं, हम कीटनाशक लेते हैं, उस पर MSP बनती है। हमें मिनिमम का तो कम से कम अधिकार होना चाहिए ना, यही तो केवल बात है हमारी। अब वो स्वामीनाथन रिपोर्ट का जो वो जिक्र है, वो कहां तक जायज है, कितना उस फॉर्मूले को सरकार लाएगी, ये छोड़ दीजिए, स्वामीनाथन छोड़ दीजिए। स्वामीनाथन C2 प्लस 50 हम कहते हैं, जो मोदी जी वाला है वही दे दो हमें कम से कम भाई। स्वामीनाथन की बात नहीं कर रहे अभी। सदाना जी, किसान क्या लेके लौटे? जो बात आ रही है कि ट्रैक्टर रैली निकलेगी, निकल के रहेगी, सवाल ये है कि कहां पे रास्ता निकाला जाए? सदाना जी, फिर मैं आता हूं समाजवादी पार्टी के पास। जी देखिए, रास्ता निकालना किसान और सरकार के बीच की बात है। मैं आपके सामने सिर्फ मेरे पास जो तथ्य हैं वो मैं रखता। मेरे पास ये इतना कहना है कि आज हमारे पास हिंदुस्तान में वीट और राइस सरप्लस में है। सरकार को जो सरकारी खरीद करनी है वो सरकार MSP पे कर रही है। अगर हम कानून बना भी देते हैं, मान लीजिए जैसा वीएम सिंह जी कह रहे हैं कि MSP का कानून बना दीजिए, आप बना दीजिए। मान लीजिए कि 100 मिलियन टन है, सरकार को चाहिए 30 मिलियन टन, 30 मिलियन टन प्राइवेट सेक्टर खरीद लेगा, MSP पे खरीद लेगा, बाकी बचा 40 मिलियन टन, वो कौन खरीदेगा? क्या वो सरकार खरीदेगी? क्या वो आप एक्सपोर्ट करेंगे? आप अंतरराष्ट्रीय बाजार से ज्यादा महंगे हैं। कहने का मतलब ये है, जो वीएम सिंह जी कह रहे हैं, सवाल ये है कि किसान की हालत कैसे सुधरे। समस्या ये हो गई हमारे साथ कि हमने आज उन चीजों पे ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया जिसकी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। और जैसे ऑयल सीड, आज हम 70,000 करोड़ का तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, हमको डाइवर्ट होना पड़ेगा।
तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो एमएसपी की पॉलिसी है, जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है, इसमें ना किसान का भविष्य सुरक्षित है ना देश का। हमें आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा एग्रीकल्चर पॉलिसीज में। अगर हम सिर्फ ये कह दें कि एमएसपी का कानून बनने से समस्या हल हो जाएगी, मेरे हिसाब से और बढ़ जाएंगी। 40 मिलियन टन आपके गोडाउन्स में, किसानों के पास, मंडियों में माल सड़ता रहेगा। प्राइवेट सेक्टर इसलिए नहीं खरीदेगा क्योंकि आप कहोगे कि जो नीचे खरीदेगा उसको जेल भेजेंगे, प्राइवेट सेक्टर हाथ नहीं लगाएगा। अगले साल आप एमएसपी और बढ़ाने की बात करोगे और रेट बढ़ेंगे, प्राइवेट सेक्टर और पीछे खींचेगा। सरकार को जितनी जरूरत है सरकार खरीद लेगी, सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो टैक्स पेयर का पैसा है। प्राइवेट सेक्टर तो तभी खरीदेगा जब उसकी जरूरत होगी। अगर आज उसकी जरूरत ही नहीं है तो वो क्यों खरीदेगा? बचा हुआ माल कौन खरीदेगा? सवाल अब ये उठेगा, सस्ते में कोई नहीं हाथ लगाएगा क्योंकि आप उसको जेल भेजोगे तो क्या होगा? वीएम सिंह जी, ये आसान रास्ता नहीं है। आपकी जो डिमांड है उससे आपका समस्या का समाधान नहीं होगा। आपको पूरी एग्रीकल्चर पॉलिसी को दोबारा से बनवाना पड़ेगा और उसके लिए एमएसपी जिस तरह से हर साल बढ़ती जाएगी, 5 साल बाद आप मक्के का हाल देखिए। 5 साल पहले हम 45 लाख टन मक्का एक्सपोर्ट करते थे, इस साल घट के 4 लाख रह गया। क्यों? हम बाजार से बाहर हो गए, इतने महंगे हो गए कि लोगों ने हमसे खरीदना बंद कर दिया, एक्सपोर्ट बंद हो गया। डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट जितनी है उतना ही आप खरीद पाओगे, बाकी का क्या करोगे? तो बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। आपकी डिमांड वाजिब है कि किसान का क्या होगा, लेकिन क्या ये एक तरीका है? मुझे नहीं लगता। पूरे एग्रीकल्चर सिस्टम को दोबारा देखना पड़ेगा। उसमें किसान, वैल्यू एडिशन, एक्सपोर्ट, सब्सिडी, एमएसपी, सब मुद्दे आएंगे। एक रास्ता नहीं है, एक लाइन खींचने से काम नहीं चलेगा। और जो हम कह रहे हैं, आपको इतना ही कह देता हूं, आज आप बनवा लीजिए, 2 साल बाद आप फिर प्रदर्शन पे आएंगे कि एमएसपी लोग खरीद नहीं रहे, हमारे पास माल सड़ा है, उसका क्या करें? चीनी का उदाहरण आपके सामने है। आपने इतनी लड़ाई लड़ी, आज चीनी का हल क्या है सर? सारी लड़ाई लड़ने के बाद भी चीनी का किसान आज भी परेशान है। क्या बाकी सेक्टर्स में भी ऐसा चाहते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये शॉर्टकट मेथड से काम नहीं चलेगा। हमें पूरा आमूलचूल परिवर्तन देखना पड़ेगा। आने वाले 5, 7, 10 साल में भारत की जरूरतें क्या है, उसको समझ के एग्रीकल्चर पॉलिसी बनानी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन सवाल बड़ा ये आ रहा है, बड़ा सवाल ये आ रहा है कि कहीं कोई जिद तो नहीं आगे आ रही है सामने। अब ये सब अगर ये कहीं आ गया तो फिर ये सवाल, ये प्रश्न बहुत बड़ा है कि किसान क्या लेके लौटेगा, सरकार पीछे गई या नहीं गई, और राजनीतिक गलियारों में आवाज कम हुई या नहीं। क्योंकि ये सारे सवाल इसी पर रुके हुए हैं कि हमें क्या मिलना है, हम क्या लें। राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अवधेश कुमार जी, ब्रेक से पहले मैं आपसे बात नहीं कर पाया, लेकिन मैं अब मुखातिब होता हूं आप दोनों से। पहले राजकुमार भाटी जी, मैं आपकी तरफ आता हूं। ट्रैक्टर रैली पर किसान अड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस दिल्ली में घुसने की इजाज़त नहीं दे रही है। उसने एक ऑल्टरनेट दिया है कि आप किसान दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर रैली निकालना चाहते हैं, और पुलिस ने कहा कि वेस्टर्न पेरिफेरल जो एक्सप्रेस वे है उस पर आप उसको निकाल लीजिए। अब सवाल ये कि किसान इस बात के लिए राजी नहीं, हालांकि उनकी बैठक है, इस पर वो जवाब भी देना चाहते हैं और जवाब देंगे भी, और उम्मीद है कि वो इसका सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन इस तरह की जिद समझ में नहीं आई, क्यों आखिर? प्रतीक जी, देखो ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। अरे आप किसकी बुनियाद हिला रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आती। नहीं, मुझे समझ में नहीं आता किसकी बुनियाद हिलानी है, कौन सी क्रांति लानी है। आप सबके साथ न्याय हो, किसान के साथ न्याय हो। बिल्कुल भी ये आपसे मुझे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं है कि आपकी समझ में नहीं आएगी। नहीं, मुझे समझ में ऐसे भी जिनकी ये बातें समझ में नहीं आती, लेकिन आप जनवादी व्यक्ति हैं, आप सच्चे पत्रकार हैं, आप साहित्य समझ रखते हैं। बुनियाद हिलाने का मतलब सरकार गिराने से या सरकार के खिलाफ नहीं होता। बुनियाद हिलाने से मतलब उनकी जिद को हिलाने से है। और जब दीवार हिलने लगी है थोड़ी थोड़ी, यही तो बात सही मैं पूछना चाह रहा था। स्थगित जी मैं यही जानना चाह रहा था कि जिद तैयार हो गए हैं। जिद क्यों भाई? देखिए, मैं भाटी जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन ये मुझे बताइए जिद क्यों आखिर? नहीं, मैं अगर ये सवाल नहीं पूछता हूं तो मैं अपने दर्शकों के साथ बेईमानी करता हूं। मैं दर्शकों के साथ बेईमानी करता हूं। जी, नहीं, और मैं क्यों करूं? मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं। किसान बिहार का, उत्तर प्रदेश का और बाकी राज्यों के 27-28 जो राज्य हैं उनके
उन सबके साथ न्याय हो और बाकी 29 के साथ भी न्याय हो, क्यों ना हो। पंजाब के किसान के साथ क्या किसान नहीं है, उसके साथ भी न्याय हो, लेकिन जिद क्यों भाटी जी? आपका प्रश्न एकदम वाजिब है, आपका प्रश्न एकदम वाजिब है और आपकी विशिष्ट पहचान इसीलिए है कि आप प्रश्न पूछने के बाद उत्तर देने का भी समय देते हैं, और जब आप प्रश्न पूछेंगे हम उत्तर देंगे तभी तो लोगों की समझ में आएगा, तभी तो स्पष्ट होगा। कुछ एंकर्स ऐसे भी हैं जो प्रश्न पूछते रहते हैं, उत्तर सुनते ही नहीं हैं। मैं इसके जवाब में भी 4 लाइन बल्ली सिंह चीमा की बोलना चाहता हूं कि ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, बिन लड़े कुछ भी नहीं मिलता यहां ये सोचकर अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। किसान ये समझ चुके हैं कि हमारे अड़े बिना, हमारे जिद पर अड़े बिना, हमारे लगातार हमारे बलिदान किए बिना, हमारी जो 100 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, बहुत बड़ा बलिदान है इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। वो समझ चुके हैं कि सरकार इतनी उदार नहीं है, सरकार इतनी जनवादी नहीं है, सरकार किसान के प्रति इतनी भावुक नहीं है कि वो आराम से मान जाएगी, हमें अभी और जिद पाड़ना पड़ेगा। लेकिन प्रतीक जी, मैं बार बार हम इस बात को दोहराते रहे हैं, किसानों की मांग एकदम जायज़ है, ये मानी जानी चाहिए, ये तीनों कृषि बिल वापस लिए जाने चाहिए। और जिद पे तो सरकार अड़ी हुई है, किसान का तो शुरू के दिन से 2 ही मांग है कि तीनों बिल वापस लिए जाएं और MSP का कानून बने। अब मैं दो वाक्य इस पे और बोलना चाहता हूं जो हमारे सरदाना जी कह रहे थे। देखिए, अर्थशास्त्री 2 तरह के होते हैं, एक जो सरकार के सरकार के पक्ष में अपना चिंतन और शोध करते हैं अर्थशास्त्र का, एक जो जनता के पक्ष में करते हैं। सरदाना जी का पूरा चिंतन और पूरा शोध सरकार के पक्ष में है, सरकार के खजाने को नुकसान न पहुंचे, सरकार का खजाना भरा रहे, सरकार पे कोई लोड ना पड़े, दबाव ना पड़े, किसान भूखे मर जाए, देश बर्बाद हो जाए, गरीब लोगों को रोटी ना मिले, इसकी चिंता हमारे अर्थशास्त्रियों को नहीं है। सच्चा अर्थशास्त्री वो है जो ये चिंता करे कि गरीब आदमी की जेब कैसे भरी जाए, गरीब आदमी का पेट कैसे भरा जाए, गरीब आदमी के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें, उसको इलाज आराम से मिल जाए। इस पर अर्थशास्त्री चिंतन क्यों नहीं करते? ये सरदाना जी सरकार से कभी क्यों नहीं पूछते कि ये पेट्रोल डीजल लगातार क्यों बढ़ते जा रहे हैं, 100 के करीब चले गए हैं। माननीय मोदी जी तो कहते थे 2014 में कि हम टैक्स कम करेंगे, 35 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा और रुपए के बराबर डॉलर आ जाएगा। मैं मान्यवर ये कहना चाहता हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ, मैं अर्थशास्त्री तो नहीं हूं लेकिन मोटी मोटी समझ हम भी रखते हैं। ये MSP का कानून बनने के बाद सरकार पर बोझ कम होगा, वो पूंजीपति खरीदेंगे, व्यापारी खरीदेंगे उसी रेट पे, तो सरकार पर खरीदने के लिए कोई दबाव नहीं होगा। अभी तो क्योंकि अब मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं प्रतीक जी, बहुत गंभीरता के साथ। हमारे यहाँ मक्का पैदा होती है, हमारे क्षेत्र में हमारी मक्का की MSP है 1868 या कुछ है और बिकी है 900 रुपये। और मुझे कई लोगों ने फोटो भेजा, मैं तो मॉल में जाता नहीं हूं, कि मॉल में जो आउटलेट हैं वहाँ 62 रुपये की आधा किलो मक्का बेची जा रही है पैकेट में। उस पैकेट की फोटो भी मुझे भेजे। 9 रुपये खरीद करके हमारी व्यापारी जो 62 रुपये यानी 124 रुपये किलो बेच रहा है, हमारा धान बिका है 1200 रुपये कुंटल यानी 12 रुपये किलो, और चावल कितना है 100 रुपये किलो से ऊपर। तो इनका मुनाफा ही तो थोड़ा कम हो जाएगा, कोई दबाव नहीं पड़ने वाला। ना ये ऐसा है कि अस्वाभाविक है या ये लागू नहीं हो पाएगा, बहुत आराम से लागू हो पाएगा। मैं आपकी बात सुनी, में पैसा जाएगा। मैंने बिल्कुल बात आपकी सुनी, देश की और ये बाजार होगी। ये बाजार जब मैं पढ़ता था तो मैं बाजार को तब से समझने की कोशिश कर रहा हूं। बाजार तो हमें आज तक नहीं समझ में आया, ये बाजार कैसे, आप जिसका उदाहरण दे रहे हैं मैं पूरी तरह से बात सुन रहा हूं। मैं अर्थशास्त्री की वाली बात थी, मैं सबसे पहले वहां पे जाऊंगा, उसके बाद जफर भाई मैं वेट करना पड़ेगा क्योंकि अवधेश जी का नंबर आ रहा था, उनको बोलना था। लेकिन मैं अर्थशास्त्री जी को पहले मैं सरदाना जी को दे देता हूं। सरदाना जी पहले आप बोल लीजिए, उसके बाद फिर मैं अवधेश जी आपके पास आता हूं। देखिए भट्ट साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। यही चीज तो अमूल का किसान समझ गया। आज गुजरात का किसान, डेयरी का किसान क्यों खुशहाल है? वो भी 20-30 रुपए का दूध लेता है और 400, 500, 600 रुपए की चीज बेचता है। यही तो आपको सीखना है। यही तो हिंदुस्तान का किसान जब तक अर्थशास्त्र नहीं सीखेगा, डेयरी के किसान ने सीखा, वो आज आगे निकल गया। अंगूर के किसान ने देखा यार हिंदुस्तान में तो बिकता है 15 रुपए का अंगूर, बाहर बिकता है 300 रुपए का, उसने एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। कहने का मतलब यह है कि यही तो हमारे किसानों को सीखना है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप अगर सरकार की तरफ देखेंगे, सरकार तो उतना ही देगी जो मनरेगा में देती है। सरकार इससे आगे कर नहीं सकती। दुनिया में कोई सरकार किसी को अमीर नहीं बनाती। अमीर बनते हैं लोग अपने दम पे, जैसे गुजरात का किसान, महाराष्ट्र का अंगूर का किसान, अनार का किसान,
चाय का किसान, मसालों का किसान, वेनिला का किसान, श्रिम्प का किसान, सेब का किसान, कितने गिना दूं मैं आपको? इनमें से किसी को एमएसपी नहीं मिलती, लेकिन सब आलीशान जिंदगी जीते हैं क्योंकि उन्होंने कमाना सीख लिया। यही हमें सिखाना है हरियाणा, पंजाब और उन किसानों को जो आज कहते हैं हम क्या करें, हम गरीब रह गए। देखिए, अल्टीमेटली पैसा देता है कंज्यूमर, सरकार। ऑडियो में ग्लिच है, मैं आऊंगा, लेकिन मैं आपको भाटी साहब मैं आपको दूंगा। अवधेश जी पूरा वेट करते रहे। 26 लगभग 45 मिनट हो गए, वो नहीं बोले। अवधेश जी। प्रतीक जी, यहाँ जो भी पार्टियों के हमारे प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं तो शायद नहीं बोलता, लेकिन मैं 2 पंक्ति मैं भी कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे मित्र राजकुमार भाटी ने कई पंक्तियां सुना दी। समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। एक साधारण कवि ने बड़ी तुकबंदी की हुई है कि मैं अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ा कर देखता हूं, हुनर जितना है सारा आजमा कर देखता हूं, लेकिन नजर उतना ही आता है जितना वो दिखाता है। तो ये जो हमारे देश की खेती और किसानी रही है, मैं उस पर अभी आज तो आपके विषय पर ही बोलूंगा, 2 पंक्ति केवल बोलूंगा। देखिए, जो विजय जी कह रहे हैं, अंग्रेजों ने इस देश के एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन करके, उसका वाणिज्यीकरण करके भारत की खेती और किसानों की कमर तोड़ दी। हम लोग ये चाहते हैं कि उस कमर्शियलाइजेशन से किसान को निकालकर जो खेती हमारी जीवन शैली रही है, जो जीवन यापन के साथ साथ समाज के प्रतिपालन, उसको रास्ता दिखाने के साथ साथ एक जीवन दर्शन देती थी, खेती वहां आए। तो ये एक व्यापक प्रश्न है। लेकिन आज के सवाल पर मैं आता हूं। आपके इस डिबेट में आंदोलन के हमारे एक प्रतिनिधि, जो कि पहले से बड़े एक्टिविस्ट कल्चर क्षेत्र में हम सब जानते हैं, बीएम सिंह जी, अगर उनकी बात को पकड़ें तो उसका निष्कर्ष यही है कि सरकार अगर होल्ड पर भी कानून को रखती है तो आंदोलनरत किसान अभी वापस नहीं जाएंगे और 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, उसका यही अर्थ है। लेकिन प्रश्न ये उठता है यहां कि आखिर कह रही थी कि हमारा कृषि कानून सही है, उसने 3 दिन पहले जिन कृषि मंत्री ने यह कहा था कि हम क्लॉज टू क्लॉज बात करना चाहेंगे, कोई विकल्प है तो लेके आए, आखिर सरकार ने अचानक ये स्टैंड क्यों लिया होगा? तो मेरा अपना मानना है एक पत्रकार के नाते कि सरकार के सामने अभी 2 मूल लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य तो यह है कि चूंकि यह आंदोलन राजधानी में हो रहा है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इसको किसी तरह से तत्काल ये खत्म कराया जाए। अगर खत्म नहीं कराते हैं तो इसमें यह बात सही है कि मेजॉरिटी जो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं, लेकिन देश भर के जो एक्टिविस्ट थे, एनजीओ थे, छोटे छोटे किसान संगठन भी थे, जो कोरोना के कारण सब घर में बैठ गए थे, वो सारे इसमें आके इकट्ठे हो गए हैं। जब तक ये आंदोलन चलेगा वो सरकार की छवि को धूमिल करने और उसके लिए परेशानियां खड़ी करने का कारण बनेंगे। संसद का सत्र बिल्कुल निकट है और इसकी प्रतिगूंज संसद में सुनाई पड़ेगी। सरकार की एक प्राथमिकता संसद को चलाना भी है। इसमें विपक्ष भले कमजोर हो, लेकिन विपक्ष के यूनाइट होने की भी संभावना बन रही है संसदीय सत्र के दौरान, तो उससे भी सरकार को बचना है। और जो तीसरी बात यह है कि जो आंदोलनकारी है ये क्यों मानते हैं कि अगर 18 करोड़ बीजेपी के सदस्य हैं तो उसमें उनके सदस्य नहीं बैठे होंगे आकर के, उनके लिए भी समस्याएं हैं, जगह जगह से कर रहे हैं। और दूसरा जो सरकार का लक्ष्य है वो ये है कि अगर ये नहीं मानते हैं इससे, तो कम से कम देश में ये संदेश तो जाए कि भैया हमने तो बेहतर कानून की बात करते हुए भी जो वो चाहते थे संशोधन परिवर्तन को स्वीकार किया। हमने ये भी कहा कि भैया आप क्लॉज टू क्लॉज बात करके बताइए, हम सब वो भी करने को तैयार हैं। अंत में हमने कानून को होल्ड करने की भी बात की, हम सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जाने को तैयार है, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं तो हम क्या करें? और अंतिम जो सरकार का मैं समझता हूं वो इस कारण भी था कि इस आंदोलन में यद्यपि वार्ता में सभी अड़ते हैं कि आप तीनों कृषि कानून को वापस करिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे संगठन भी है जो चाहते हैं कि बीच का रास्ता निकले। तो शायद सरकार को उम्मीद है कि अगर हम ये प्रस्ताव देते हैं तो हो सकता है उनमें एक टूट भी पड़ जाए और वो कमजोर हो जाए। जफर भाई, बिल्कुल कांग्रेस की प्रवक्ता ने जब बात करी तो उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि रद्द किए बगैर काम नहीं चलने वाला और हम रद्द ही करवाएंगे, उनके साथ खड़े हैं। जी मैं आ रहा हूं देखिए, राधिका आ रहा हूं। ये दोनों प्रवक्ताओं ने कहा, देखिए दोनों प्रवक्ताओं ने कहा, उससे उनकी मंशा जाहिर, उनकी पार्टी की मंशा जाहिर और उन्होंने क्या रोल प्ले किया है
जिसके बारे में बार बार हमने जिक्र किया है कि वो भी रोल जो है बिल्कुल साफ हो जाता है। जब राहुल गांधी उस तरह के ट्वीट करते हैं तो उसे समझ में आता है कि वो चाहते हैं कि तनाव बना रहे, ये बैठे रहें और वो राजनीति करते रहे, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम किसान भाई बहनों के साथ मिलकर इसका समाधान निकालेंगे। हमने ये भी उन्होंने पहले कहा था और ये उन्होंने ही प्रपोज किया था कि आप इसको 1 साल के लिए मुलतवी कर दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए, अबेंस में रखिए और हम इसके बारे में चर्चा करके सारे समाधान निकाल लेंगे। हम नहीं चाहते कि वो ठंड में ऐसे बैठे रहे, हम नहीं चाहते बूढ़े बुजुर्ग वहां पर है। ये हमने ही प्रपोज किया था सुप्रीम कोर्ट से भी पहले भी हमने बार बार कहा, आपके चैनल पे कई लोगों ने कहा, हमारे प्रवक्ताओं ने और हमारी सरकार ने, कि एक कमेटी का गठन कर लिया जाए, कमेटी में उनके ही रिप्रेजेंटेटिव हो, आ जाए, बातें करें, कि किसी भी डेडलॉक को चर्चा से हटाया जाता है। लेकिन वीएम सिंह साहब कहते हैं, वीएम सिंह साहब कहते हैं, जफर साहब, वीएम सिंह साहब कहते हैं वायलेंस हो, वीएम सिंह साहब कहते हैं, जफर भाई वीएम सिंह साहब कहते हैं कि हमें विश्वास नहीं है आप पे। अब इसका क्या हल है? देखिए, मैं वीएम सिंह साहब को ही सुनवा दूंगा। उनके किसान नेता बहुत सारे जो आते हैं, जो उनके बाकी संगठन से हैं, उन्हें कहते हैं अगर किसी पे भरोसा है तो इसी सरकार पे भरोसा है। ये भी मैं सुनवा सकता हूं आपके चैनल पे, आप चाहें तो 2 मिनट में वीडियो आपके चैनल पे भेज देता हूं, आप उसको दिखा दीजिए। लेकिन प्रश्न ये है कि हम सरकार क्या चाहती है और किसान भाई क्या चाहते हैं। ये बिल को सब तो एक बार के लिए सोचते हैं बिल वापस ले लीजिए, तो बिल में तो एमएसपी का कहीं जिक्र ही नहीं है। आप बिल वापस करने के लिए करें, बिल में तो कोई एमएसपी का जिक्र नहीं है। एमएसपी की चर्चा होगी तो अलग से ही होगी चर्चा। हम तो कह रहे हैं कि भाई चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। जो हम किसान भाई बहनों के बारे में जय जवान जय किसान बोलते हैं तो दिल से मानते हैं और हम चाहते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान निकाले। बताइए कौन ऐसा प्रधानमंत्री है देश में जो बार बार किसानों की आमदनी के बारे में बात करता हो? बताइए कौन प्रधानमंत्री ऐसा है जिसने इतने सारे किसान सर्विसेज के अंडर में जो सहूलियतें किसानों को दी है? बताइए किस प्रधानमंत्री ने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने का जज्बा दिखाया? वीएम सिंह साहब, मैं आता हूं कांग्रेस की। जी, ऑफ कोर्स आपने ये सवाल उठाया कि हम जब किसान जाएंगे तो हम क्या दिखाएंगे, हम क्या बताएंगे। हम यही सवाल का जवाब ही इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। हमें बहस को ज्यादा भटकाना ही नहीं है, बस सिर्फ यही बात जाननी है कि किसान यहां से उठे तो जो आपने कहा कि मैं वही बताना चाहता हूं, उसी को ढूंढना चाहता हूं। कांग्रेस की प्रवक्ता इस रास्ते को जब वीएम सिंह साहब कहते हैं और आप कहती नहीं रद्द होना चाहिए, रद्द होना चाहिए, तो आप तो उसको उलझा रही ज्यादा। आप तो उलझा रही होना चाहिए भाई, 1.5 साल का समय है। नहीं, अगर 1.5 साल के बाद लगे कि इसको रद्द होना चाहिए तो रद्द कर दिया जाए। प्रतीक जी, वहाँ पे 8 महीने के बच्चे भी हैं आंदोलन में जो हिस्सा ले रहे हैं और बड़े बुजुर्ग भी हैं। सब तो बेवकूफ है नहीं जो इतनी ठंड में 57 दिन से वहाँ बैठे हैं। और हम बार बार क्यों कह रहे हैं इन्हें क्यों रद्द करना चाहिए? और ये मेरे आंकड़े नहीं है, एक निजी न्यूज एजेंसी ने एक सर्वे किया 3 काले कानून आने के बाद। वो 15 राज्यों की 291 मंडियों में गए। उसका नतीजा क्या सामने आया? उससे ये पता चला कि 3 काले कानून आने के बाद जो धान की एमएसपी थी यूपी में 47% गिर गई, कर्नाटक में गुजरात में 83% गिरी, कर्नाटक में 63% गिरी, तेलंगाना में 60% गिरी और पूरे देश में 77% किसानों को धान का एमएसपी ही नहीं मिला। अब बताइए क्या ये काले कानून सही है? राधिका, मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहता हूं। राधिका, 1 मिनट रोकना चाहता हूं। मैं बिल्कुल आप ही से स्टार्ट कर लूंगा, ब्रेक के बाद मैं आप ही से स्टार्ट कर लूंगा। आप भाटी साहब, आपने बड़ा जनवादी एक शेर पढ़ा था, जनवादी बात कही थी, मैं बड़ी इज्जत करता हूं। आप यकीन बिल्कुल दिल पे हाथ रख के कहिए कि राजनीति बिल्कुल नहीं हो रही है। बिल्कुल दिल पे हाथ रख के बात कह दीजिए, मैं बात आपकी मान लूंगा। कहीं से भी कोई राजनीति की प्रश्न ही, मैं आपसे ईमानदारी से पूछ रहा हूं कि बताइए कि कोई राजनीति है या नहीं है? प्रतीक जी, मुझे तो प्रश्न ही बहुत मतलब खराब लगता है कि इस पर राजनीति क्यों हो रही है, इस पर राजनीति क्यों हो रही है। और राजनीति होती किस लिए है? गरीब की आवाज उठाने के लिए, सरकार की तानाशाही का विरोध करने के लिए, किसान की मजदूर का समर्थन करने के लिए राजनीति होती है। शुद्ध राजनीति होनी चाहिए, राजनीति के नाम पर घटियापन नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने, नहीं डाला जा रहा। बिल्कुल शुद्ध बात आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत भाटी जी आपने बहुत अच्छी बात कही। शुद्ध राजनीति होनी चाहिए। राजनीति करें इस पे? नहीं, हम तो कह रहे हैं राजनीति, हम तो शुद्ध और अशुद्ध की बात ही नहीं कर रहे, हमें राजनीति करें। लेकिन ये कहना, मैं तो इसका खंडन ही नहीं करता राजनीति नहीं हो रही। मैं तो कह रहा हूँ राजनीति होनी चाहिए। जो नहीं राजनीति कर रहे वो भी राजनीति करें इस पे। लोकतंत्र में राजनीति का मतलब है जनमानस तैयार करना, जनमत तैयार करना, सरकार पे प्रेशर डालना, यही तो राजनीति है। और विपक्ष क्या होनी चाहिए? लेकिन अगर हम ये कहने लगे, मेरा एक सवाल है जी, आप पूछ लीजिए फिर मैं पूछता हूं। पूछिए। हाँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए, ये राजनीति जिसको कह रहे हैं,
एक दो तरह की, जैसे अभी डेफिनेशन ये बता रहे थे, दो तरह के जो है अर्थशास्त्र होते हैं, उसी तरह से दो तरह की राजनीति होती है। एक होती है यहाँ पर जो किसानों के हित की होती है, और एक अपने हित की जो पार्टी सिमट चुकी है। ये सब सिमटी हुई पार्टी जो है वही कर रही है। अब ये सिमट गई है उत्तर प्रदेश में, तो इनको लगता है इससे कहीं राजनीति चमकाई जाए, इसलिए कि वैसे तो हम खत्म हो चुके। कांग्रेस सिमट चुकी तो अपनी राजनीति, ये अपने पर्सनल गेन के लिए, इन्हें किसान से कोई लेना देना नहीं। अगर ये होते तो वहां पर डिफेंस मिनिस्टर बन के बैठते नहीं उस सरकार में जिसमें किसानों के ये रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया गया था। तो ये किसको अपना जो है मुखौटा उठा के देखिए कि आपने क्या किया है। भाटी जी, आपके लीडरों ने क्या किया है? आज जो है बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, बोल लीजिए भाटी जी, बोल लीजिए, कुछ और कह रहे हैं। केवल दो वाक्य बोलना चाहता हूं। ये जो घमंडपूर्ण बात करते हैं, इतना घमंड इन्हें है कि चुनाव आप जीत गए तो आपको देश बर्बाद करने का मौका मिल गया। राजनीति कभी भी लोकतंत्र मजबूत सरकार से वक्त एक छोटे से ब्रेक का। और भाटी साहब, मैं आपसे एक बात कहता हूं, आप भी ध्यान से सुनिएगा। आप कहें कि हमें चंद्रमा चाहिए, हमें तो चंद्रमा ला के दो तभी हम बात करेंगे, और चलिए उसको भी छोड़िए, वो तो कविता वाली बात हो गई। आपसे ये है कि आप अभी तक ये नहीं स्वीकार कर पाए, और चलिए उनका तो घमंड है, और आप भी अभी तक ये स्वीकार नहीं कर पाए हैं कि सरकार बीजेपी की है। सीधे वीएम सिंह साहब के पास जाना चाहूंगा। वीएम सिंह साहब, सवाल यही था कि आप अगर अड़ जाएं इस बात पे किसान कि नहीं हम तो रैली निकालेंगे, हम तो वहां आएंगे, एक आपको एक रूट दिया जा रहा है, लेकिन खतरा इस तरह का भी है। लोगों ने कहा कि आप अभी वहां पे बैठे हैं, कल अगर आपने रिंग रोड जाम कर दी तो फिर कैसे होगा, फिर दिल्ली पर कैसे आवाजाही कैसे होगी? वीएम सिंह साहब, मैं केवल आपको इसका जवाब देते हुए फिर आपसे इजाजत मांगूंगा। जी बिल्कुल, बहुत पॉइंट्स ऐसे बता दिए, मुझे 1-1.5 मिनट आपको देना पड़ेगा। हाँ? मैं गणतंत्र दिवस जो है हमारे बाप दादा, हमारे पिता, सबकी कुर्बानियों से हमें मिला है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मिला है। कोई मर्यादा से बाहर नहीं जाएगा, कोई गरिमा से बाहर नहीं जाएगा। ये गरिमा हमारी भी है, गणतंत्र की है, सबकी है, पूरे देशवासियों की है। इसके बारे में इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि यहाँ से गाजीपुर से यहाँ से कोई आदेश हम नहीं निकाल रहे हैं। मैं आपको केवल बताना चाहूँगा, विजय सदाना जी ने कहा, मैं इसलिए बताना चाहूँगा, लोग मुझसे बाद में कहते हैं कि आप शो में थे, लोगों ने जब कह दिया तो आपने उनकी बात माननी, मतलब वो सही हो गई। विजय सदाना जी ने कहा कि एमएसपी जो वीएम सिंह कह रहे हैं वो सही इसलिए नहीं होता है क्योंकि 25 साल से वो गन्ने की लड़ाई लड़ रहे हैं और गन्ने का अभी काम ठीक नहीं हुआ है। विजय सदाना साहब, गन्ने की आखिरी पड़ाव पर है और उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप लोग नहीं मानते हो, हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हो। सुन लीजिए मेरी बात, प्लीज सुन लीजिए मेरी बात। 1 घंटे बाद मैं बोल रहा हूँ, प्लीज, अगर उसके बीच में बोल रहा है तो आज भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर हमारा पड़ा है कि इंटरेस्ट देना पड़ेगा 15%, वरना गन्ना किसान जो है, अगर उसको आप इंटरेस्ट 15% दोगे मिल मालिक, और आपको मिल जाता है लोन 11% 12% पे, एक दिन नहीं रखोगे। कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो रहा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में केन कमिश्नर यूपी भी फंसा हुआ है, अधिकारी फंसे हुए हैं, इसलिए इसका आप एनालॉजी मत दीजिए मुझे। आप केवल मेरी केवल बात सुन लीजिए एक बारी। आपने कहा कि बाजार बढ़ जाएगा, रेट बढ़ जाएंगे, और जो एमएसपी के ऊपर जो है आदमी नहीं खरीदे तो क्या करेगा? भाई, एमएसपी के खरीदने के लिए होता है कि आप उसमें अगर चाहें तो एमआरपी भी लगा दें आगे कंज्यूमर को, अगर आप सेव करना चाहते हैं। पर वहीं के वहीं आपको ये देखना है आज की तारीख में एमएसपी के अंदर 4%, 5%, 6% खरीद होती है केवल सरकारी, बाकी प्राइवेट करते हैं। और प्राइवेट हमसे, जैसे अभी हमारे एक भाई ने बताया था, ये हमारा चावल 11-21 जो है 27-28 रुपए में लेकर और 90 रुपए में बेचते हैं। हमारा 1509 उससे कम में लेकर 80 रुपए में बेचते हैं। तो उनका अगर मार्जिन कम हो जाएगा तो आपको दिक्कत क्या आ रही है? और केवल एक चीज और बताना चाहूंगा, इनपुट कॉस्ट, डीजल इंटरनेशनल प्राइसेस पिछले 3 साल में कहां से कहां पहुंच गई, 5 साल में कहां से कहां पहुंच, इतनी 30% पे आ गई है, 100% का 70% कम हो गई है। आपने हमारे धान लगने से पहले, धान आने के बाद और उसके बाद में हमारी अभी गेहूं लगने के लिए आपने डीजल के रेट ऐसे बढ़ा दिए हैं, 20 रुपए 25 रुपए लीटर बढ़ा दिया है। कोई जरूरत नहीं थी आपको, और फिर आप कहते हो 1.5 गुना लागत का दाम किसान को नहीं मिल सकता है। क्यों भाई? इनपुट कॉस्ट हमारा बढ़ाए जाओ, हमारा जो प्राइस होगा, हमारा प्राइस इंडेक्स में आपके आ जाते हैं, कंज्यूमर आ जाते हैं। अरे 70% तो किसान कंज्यूमर है देश का यार। ये बातें जो है ना, फार्म इकोनॉमिक्स की बात जिस दिन आप चाहेंगे हम लोग कर लेंगे। और एक चीज आखिरी जो जफर भाई ने कही थी कि कुछ संगठन कहते हैं कि मोदी सरकार से बढ़िया कोई नहीं आई।
जफर भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, सरकारी संगठन कहते हैं और उन सरकारी संगठन को ही आप बुलाते हो वहां पर वार्ता में। उन्होंने तो 30 सितंबर में जब आपके बिल पारित हुए, उन्होंने 23 तारीख में जाके सीएम से कहा आपसे बढ़िया सीएम कोई नहीं, आपने बिल पारित किया, बढ़िया किया, और आप उन्हीं को बुला रहे हो। और ये बातें मुझे मत समझाओ, ये चीजें हम सबको मालूम है, किसान खड़ा रहेगा और लड़ता रहेगा। ठीक है सदाना जी, सदाना जी। वीएम सिंह जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जब तक किसान खुद वैल्यू एडिशन करके कंज्यूमर तक नहीं जाएगा, उसका मुझे कोई भविष्य नहीं दिखता। अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि आपसे कोई रॉ मटेरियल खरीद ले और कस्टमर को 4 गुना दाम पे बेचे और आपको मनी ट्रांसफर कर दे, ऐसा कहीं नहीं होता है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि किसान ने 70 साल बहुत मेहनत करके उगाना सीखा। अब वक्त आ गया, अब किसान को कमाना सीखना पड़ेगा। आप किसी और के भरोसे अगर आप उम्मीद करते हैं कि कोई आपसे मक्का ले 6 रुपए में और 700 रुपए में बेचे और 500 रुपए आपको वापस दे दे, कभी नहीं होता है। इसीलिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, किसानों को इकोनॉमिक्स समझनी पड़ेगी, बाजार में उतरना पड़ेगा। आप सरकार की एमएसपी छोड़ो, आप कई गुना ज्यादा कमा सकते हो। सवाल यह है कि किसान कमाना क्यों नहीं चाहता? आप क्यों बैसाखी के सहारे बैठना चाहते हैं? आपके पास अमूल का एग्जाम्पल है, आपके पास इतने सारे वर्का का एग्जाम्पल है, 50 एग्जाम्पल आपके पास है, जहां किसानों ने मार्केट को अपने कब्जे में किया, किसान का भला हुआ। आप कहते हैं कोई और आपका भला करे, ये सोच गलत है। मैं तो कहूंगा कि सारे किसान नेता सरकार को ये बोले कि हम अपनी अपनी फैक्ट्रियां लगाना चाहते हैं, अपने अपने संगठन में हम अपना गेहूं नहीं बेचेंगे, हम 35 रुपए किलो का आटा बेचेंगे। कोई रोकेगा आपको? आप आराम से कमाइए ना, आपको एमएसपी क्यों चाहिए? आप 35 रुपए कमाइए, आप 18 के लिए क्यों लड़ रहे हो? मैं यही कह रहा हूं आपसे कि आपको उतरना पड़ेगा बाजार में। अब आप कहोगे हमें आता नहीं, कोई बात नहीं। अमूल का किसान कैसे काम कर रहा है, बाकी डेयरी के किसान कैसे काम कर रहे हैं? जब आपकी संस्थाएं कमाएंगी तो आपको भी प्रोफेशनल रखने पड़ेंगे, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, बाजार में उतरना पड़ेगा। अगर आप बाजार में नहीं उतरेंगे, बाहर बैठ के कमाना चाहेंगे, कभी नहीं होगा। जी राधिका। प्रतीक जी, जब से हम डिबेट पे बैठे हैं, बार बार ये बात आती है कि दूसरी पार्टियां यहाँ पे राजनीति कर रही हैं। अगर देश के 77% किसानों को धान का एमएसपी नहीं मिला और सवाल पूछा जाए 3 काले कानून आने के बाद इसे राजनीति कहते हैं, तो प्रतीक जी हम सुबह शाम रात दिन ये राजनीति करेंगे। यहाँ पे बार बार मक्का किसानों की बात हो रही है, तो इस बात के बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहा क्यों इंपोर्ट ड्यूटी 50% से घटाकर 15% कर दी है और मक्का के किसानों के पीठ पे छुरा घोंप दी गया है। इस बात को सवाल उठाएंगे तो हम राजनीति कर रहे हैं, तो हम राजनीति करते रहेंगे। और बात बिल्कुल सीधी सी है, प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री मोदी जी की कहीं भी बात क्यों नहीं मानते, जब उन्होंने तब लिखित तौर में साइन करके कहा था कि किसानों को न्यूनतम सदाना जी कुछ कहना चाहते हैं, सदाना जी क्लैरिफाई करना चाहते हैं, चाहिए सदाना जी क्लैरिफाई करना चाहते हैं। बात कर रहे हैं, मक्के का रेट क्यों गिरा? आप दिसंबर में पिछले साल का रेट उठा के देखिए, मक्का 22, 23, 24 रुपए बिकता था। कोविड के टाइम में जब पोल्ट्री इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, कोई खरीदार नहीं बचा, तो मक्के का रेट गिरा। आपको इकोनॉमिक्स समझनी पड़ेगी। कांग्रेस वाले राजनीति करते हैं, इकोनॉमिक्स से भड़काते हैं किसानों को। जबर भाई बताइए, 22-23 रुपए मक्का क्यों बिक रहा था? आपके पास आंकड़ा वो क्यों नहीं है? आज भी सरसों का रेट एमएसपी से ऊपर है, आपका सोयाबीन का रेट एमएसपी से ऊपर है, आप उसकी चर्चा नहीं करते क्योंकि राधिका आ रहा हूँ, राधिका आ रहा हूँ। जबर भाई प्लीज क्लैरिफाई करिए भाटी जी। जफर भाई अंदर भाटी जी। जफर जी देखिए, मुझे बड़ा अफसोस होता है जब कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी या ऐसी पार्टी सिमटी हुई पार्टी, बेसिकली सबको एक कैटेगरी में डाले तो ये सिमटती हुई पार्टी, ये पार्टियां जब जो है आप बात कहेंगे सिमटना और आगे फैल जाना, ये तो वक्त की बात है, ये तो वक्त की बात है, कौन कहां कब है इसका तो कुछ नहीं कह सकते। सुनिए ना, सुनिए एक मिनट प्रतीक भाई, तो ऐसी पार्टियां जो है वो कहती है राजनीति करेंगे। अरे भाई राजनीति करो कुछ और, ये किसान भाई बहनों को क्यों मोहरा बना रहे हो? उनको आप जिस तरह से भड़काने का काम करते हैं, वो किसान भाई भी नहीं बोलते। मार दो, इस पर राजनीति ना करें। नहीं, आप भैया किसान अगर किसी सरकार में सबसे ज्यादा सिक्योर
और जिसके बारे में से आपके जो कानून में बनाया सबसे ज्यादा बर्बाद किसानों को आपने किया जफर इस्लाम। आपकी चोरी खुल गई है, आपकी चोरी पकड़ी गई है, आपने देश की खेती को बर्बाद कर दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया। जब उस वक्त किसान की लागत लगातार बढ़ती जा रही है, आमदनी कम होती जा रही है। के लोग के सामने आप इतना झूठ बोलते हो, इतना आत्मविश्वास के साथ चाहते थे। आपने कभी किसानों की बात नहीं उठाई। कितना सुसाइड हुआ, कितने लोगों ने सुसाइड किया, ये आपको कभी इसकी चिंता रही? किसान भाई बहनों ने कितने सुसाइड की? कभी नहीं की। आप सरकार में मिनिस्टर बन के आपके मुद्दे रहना चाहते थे। प्लीज क्लियर करिए भाटी जी। नहीं भाटी जी, आज समाजवादी पार्टी कोई और मुद्दा नहीं। मैं विजय सरदाना जी की बात पर जरूर टिप्पणी करना चाहता हूँ। जल्दी समय कम हो रहा है। वो विद्वान है, पढ़े लिखे हैं। जैसे दोनों प्रवक्ताओं को बताना चाहता हूँ कि किसान के समाधान हम लोग निकाल लेंगे। आप चिंता मत कीजिए। किसान जी, मैं जो चिंता है उसका समाधान समाजवादी पार्टी प्रवक्ता मैं बहुत माफी के साथ ये कहना चाहता हूं, विजय सरदाना जी लगातार गुमराह करने वाली बात और उलझुल बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं किसानों को फैक्ट्रियां लगानी चाहिए, उन्हें इतने रेट पर बेचना चाहिए। ये तमाम बातें जब होती हैं जब सरकार पॉलिसी तय करती है, इनके लिए सरकार जिम्मेदार है। अगर आप निर्यात करेंगे मक्का का, चावल का, तो किसानों की उपज का दाम बढ़ेगा। आप उल्टा आयात करने लगेंगे, आप टैक्स लगा देंगे निर्यात पे, तो उसका दाम घटने लगेगा। इसके लिए सरकार की पॉलिसी जिम्मेदार है। आप ये गुमराह करने वाली बात मैं भाटी जी आपको रोक रहा हूं बीच में, क्योंकि वक्त आज सिर्फ इतना ही है। कल फिर होगी मुलाकात, बने रहिए हमारे साथ।